हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। तो हमारा जो टॉपिक था, हमारा टॉपिक चल रहा था अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति 1776, इसने हमने देख लिया था अमेरिका की खोज किसने की, कब हुई, पुस्तक कौन सी थी, अमेरिका की खोज के बाद जो वहां की मुख्य घटनाएं थी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से वो क्या थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, किसने लिखी थी, और उसके बाद हमने देखा था क्रांति के कारण। अब हम देखते हैं फाइनल की क्रांति के समय की घटनाएं क्या क्या थी। ठीक है, जिस समय क्रांति हो रही थी उस समय की घटनाएं क्या क्या थी, और क्रांति होने के तात्कालिक कारण क्या क्या थे, क्रांति होने के तात्कालिक कारण क्या क्या थे, ये सब हम अब हमारी वीडियो है इसमें देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमने हमारी पुरानी वीडियो थी उसमें हमने देख लिया था कि ब्रिटिश अधिकारियों पर इंग्लैंड में अभियोग चलाना, क्यूबेक अधिनियम हमने देख लिया था, फिलाडेल्फिया का अंतर औपनिवेशिक सम्मेलन देखा था, फिर यूरोपीय देशों का सहयोग देखा था कि यूरोपीय देशों का क्रांति में अमेरिका को सहयोग मिला था। इसके बाद फिर देख लेते हैं हम उस समय, जिस समय क्रांति हुई थी उस समय की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी। इसमें सबसे पहले हमारा आता है 1775 का दूसरा अंतर उपनिवेशी सम्मेलन। अब देखिए, ये सम्मेलन क्यों हुआ था कि जिस समय फ्रांस की क्रांति की तैयारियां चल रही थी उस समय विलियम पिट प्लस बर्ग, ये दो इंग्लैंड के अधिकारी थे। इन्होंने जॉर्ज तृतीय को समझाया कि देखिए, आप जो अमेरिका है, अमेरिका के विरुद्ध कठोर कदम मत उठाइए, क्योंकि वहां की जो जनता है, वहां की जनता अभी हमारे नियमों से, कानूनों से त्रस्त है। तो आप अभी ये कठोर कदम मत उठाइए अमेरिका वासियों के प्रति। लेकिन जो जॉर्ज कदम था उसने उनकी बात नहीं मानी, और वो क्या चाहता था, वो यही चाहता था कि जो उसके उपनिवेश हैं अमेरिका में, उसके कब्जे में रहे, उसके अधिकार में रहे और उसकी आज्ञा का पालन करे। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड की जो जनता है वो भी इस मामले में जॉर्ज तृतीय की समर्थक नहीं थी। ठीक है, वो भी कह रही थी आप इतने कठोर कानून अमेरिका के लिए मत बनाइए, क्योंकि ब्रिटेन के जो व्यापारियों के हित हैं उनके हित अमेरिका के साथ व्यापार में अधिक थे। ठीक है, व्यापार अमेरिका के साथ जब ब्रिटेन के व्यापारी व्यापार कर रहे थे तो उन्हें वहां से लाभ प्राप्त हो रहा था। और जो अमेरिका में लोग थे, अमेरिका में भी कुछ लोग थे, ये लोग क्या थे कि ये स्वतंत्रता के समर्थक। और इस समय अमेरिका में दो दल बन गए, एक तो देशभक्त और एक स्वामी भक्त। देशभक्त तो वो लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक थे, और जो जॉर्ज तृतीय के समर्थक थे वो स्वामी भक्त कहलाए। 1775 में अमेरिका का एक दूसरा अंतर उपनिवेशी सम्मेलन हुआ, और इससे पहले जो अमेरिका था, अमेरिका में दो घटनाएं घट चुकी थी। एक का नाम था लेक्सिटन और दूसरी का नाम था कॉनकॉर्ड। इन्हीं घटनाओं से स्वतंत्रता संग्राम की परिणति हुई, स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ ना। ये हम ज्यादा अभी डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा डीपली अगर हम हिस्ट्री पढ़ते, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते, तो हमें ये सारी चीजें देखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि हम यूजीसी नेट के हिसाब से देख रहे हैं चीजों को, और दूसरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं, तो हमें इन घटनाओं पर, जो ये घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मैंने ये आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि ये दो घटनाएं घटी थी। इन पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप ये सोचो कि मैम ने हमें इनका ईयर नहीं बताया है, या फिर इनके बारे में सारी डिटेल नहीं बताई है, क्योंकि इनके बारे में आपको, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर आपको इन घटनाओं के बारे में ज़्यादा जानने की या डीपली इन घटनाओं को पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की परिणति हुई, आरंभ हुआ। अब ये जो उपनिवेशिक सम्मेलन हुआ था, ये जो सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन फिलाडेल्फिया में हुआ, और इसका अध्यक्ष जो हैनकॉक था वो बोस्टन का व्यापारी था। और इस सम्मेलन में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जो कि जो थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन के नेतृत्व में तैयार किया गया था। और इसमें कहा गया था हम स्वतंत्र रूप से मर जाएंगे लेकिन दास नहीं बनेंगे। और इस घोषणा के तुरंत बाद क्या हुआ कि ये जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था, इसके बाद तुरंत क्या हुआ कि जो स्वतंत्रता संग्राम के सदस्य थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, उन्होंने अमेरिकी सेना का गठन करना तैयार कर दिया। ठीक है, कि भाई हम तो युद्ध लड़ेंगे, हम क्रांति करेंगे और हम अपने देश को आजाद कराएंगे। और इसलिए उन्होंने जो सेना थी, सेना का गठन करना शुरू कर दिया। और जो सेनाध्यक्ष था उसे वो नियुक्त किया गया जॉर्ज वॉशिंगटन को। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन को सेना का अध्यक्ष घोषित किया गया।
इसमें जो थॉमस जेफरसन थे, थॉमस जेफरसन का कहना था कि देखिए राजा कोई देवता नहीं है, उसने राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया। उसने कहा चाहे राजा कोई भी हो लेकिन राजा कोई देवता नहीं होता, वो हम ही लोगों में से एक होता है, तो हमको जो राजा है, राजा को एक देवता नहीं मानना चाहिए। और जिस सरकार में जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है, तो वो सरकार व्यर्थ है, वैसी सरकार हमें नहीं चाहिए और ऐसी सरकार को पलट देना सही है। अब देखिए जो घोषणा पत्र, जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था, उसके 4 सिद्धांत थे। ये हम देख लेते हैं सिद्धांत इसमें कौन-कौन से थे। इसमें सबसे पहला तो सिद्धांत था कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है और इसीलिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो भी सबको समान ही है। ठीक है? कि अगर ईश्वर ने सबको समान बनाया तो जो स्वतंत्रता होगी या स्वतंत्रता का जो अधिकार होगा वो भी सबको समान रूप से मिलना चाहिए। फिर इस घोषणा पत्र में दूसरा पॉइंट रखा गया कि अगर इन अधिकारों से कोई सरकार हमें वंचित कर रही है, ठीक है, समान अधिकारों से कोई सरकार वंचित कर रही है तो ऐसी सरकार को गिरा देना ही या पलट देना ही या बदल देना ही उचित होगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें रखा गया था कि तीसरा पॉइंट रखा गया था कि जो सरकार की स्थापना है, जनता की सुरक्षा और समृद्धि के लिए होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये था और जो इसमें फोर्थ पॉइंट था कि 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा। इसमें 4 पॉइंट रखे गए अधिकारों के घोषणा पर। सबसे पहला पॉइंट था कि ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार भी सबको समान रूप से मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट था और यदि कोई इन अधिकारों से किसी व्यक्ति को वंचित करती है, किसी वर्ग को वंचित करती है, तो ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए। तीसरा पॉइंट था कि सरकार की स्थापना सुरक्षा और समृद्धि से के लिए की जानी चाहिए, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की समृद्धि के लिए। और इसके बाद फिर 4 जुलाई 1776 को वहां पर अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई और यहाँ से ही फिर इस घोषणा के बाद क्या हुआ कि जो अमेरिका है, अमेरिका का ब्रिटेन से या इंग्लैंड से बिल्कुल संबंध खत्म हो गया, संबंध विच्छेद हो गया। ठीक, अब इससे इंग्लैंड का कोई संबंध नहीं रहा और यहाँ से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इसमें जो अमेरिका के लोग थे वो कई स्थानों पर जीते और कई स्थानों पर उनकी हार भी हुई और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 1777 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने सेरेटोगा नामक स्थान पर विजय प्राप्त कर ली। सेरेटोगा की जो लड़ाई है, इसको इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण बताया और उस महत्वपूर्ण क्यों बताया है, क्योंकि देखिए जिस समय ये युद्ध हुआ उस समय जो ब्रिटेन के सैनिक थे वो शिक्षित थे, उनके पास सैन्य उपकरण थे, अच्छी क्वालिटी के सैन्य उपकरण उनके पास थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो अशिक्षित अमेरिकी सैनिक थे, वो ब्रिटेन के लोगों से जीत गए या ब्रिटेन के सैनिकों से जीत गए। और इससे पता चला कि जो अशिक्षित अमेरिकी हैं, वो ब्रिटेन के शिक्षित सैनिकों का मुकाबला करने में सक्षम हैं। इस विजय के बाद फ्रांस ने अमेरिका के साथ समझौता किया और अमेरिका को सहायता देने का वादा किया और उसने भी 1778 में इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, उसने कहा कि हम भी आपके साथ अमेरिका के मामले में युद्ध लड़ेंगे, हम भी अमेरिका के साथ हैं। और जैसे ही फ्रांस ने सहायता दी अमेरिका को, वैसे ही जो दो मैंने आपको बताया था, दो और देश थे, स्पेन और हॉलैंड, ये भी अमेरिका के साथ आ गए। ठीक, और इन सब का फ्रांस, अमेरिका, स्पेन, हॉलैंड, इन सभी का एक संघ बन गया, एक संघ का गठन किया इन्होंने। इस संघ का उद्देश्य क्या था? जो ये संघ बनाया गया था, इसका उद्देश्य उन्होंने रखा कि इंग्लैंड जो जहाजों की तलाशी लेता है, उसे रोका गया और इसी कारण जो ये युद्ध है, ये युद्ध अकेले अमेरिका के लिए युद्ध नहीं रह गया, यह एक अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो गया कि इसमें क्योंकि सिर्फ इसमें केवल ब्रिटेन और अमेरिका ही नहीं लड़ रहे थे। ब्रिटेन और अमेरिका के साथ में फ्रांस भी इसमें साथ शामिल था, स्पेन भी शामिल था, हॉलैंड भी शामिल था। तो इसीलिए ये युद्ध क्या हो गया? यह युद्ध अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो गया। इतना सब कुछ हो गया तो इतना सब कुछ होने के बाद जो इंग्लैंड था, वो युद्ध में अकेला रह गया। दूसरा जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को अपने घर में नहीं बल्कि हजारों मील दूर जाकर युद्ध करना पड़ रहा था, क्योंकि फ्रांस यूएसए के साथ आ गया था। दोनों यूरोपीय देश थे, तो अगर इंग्लैंड यूएसए में ये सेना भेजता तो जो फ्रांस था उसे पहले फ्रांस की सेना से लड़ना पड़ता था यूरोप में ही, उसके बाद वो अमेरिका सेना भेज सकता था। लेकिन
क्योंकि जो फ्रांस है, जब फ्रांस अमेरिका के साथ में आ गया तो ये भी मुश्किल हो गया। इसके साथ-साथ इंग्लैंड में जो व्हिग दल था, वो भी युद्ध के खिलाफ हो गया, वो भी युद्ध नहीं चाह रहा था। इन सब कारणों के फलस्वरूप वो युद्ध लगातार चलता रहा और जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड की जो सेनाएँ थी, वो सेनाएँ कई स्थानों पर विजयी रही। वहाँ पर जो 2 प्रमुख अंग्रेज सेनानी थे, कॉर्नवालिस और क्लिंटन, जो वहाँ पर युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, कहाँ? अमेरिका में। और इन्होंने 2 बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया। एक तो था चार्लेस्टन बंदरगाह और दूसरा बंदरगाह था सवाना। ठीक है? जो कॉर्नवालिस था और क्लिंटन था, वो इंग्लैंड के अधिकारी थे और उन्होंने अमेरिका में चार्ल्सटन और सवाना इन 2 बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया। लेकिन क्योंकि इनके अधिकार करने के साथ फिर बाद में क्या हुआ कि फ्रांसीसी सेना आ गई, फ्रांस-अमेरिका में समझौता हो गया और इसके बाद जब फ्रांसीसी सेना आई, तो जो इसकी विजय है, कॉर्नवालिस की जो विजय है, वो हार में बदलने लगी, पराजय में बदलने लगी। जितनी भी उसकी विजय हो रही थी, वो सारी विजय उनकी हार में बदलने लगी। एक बार को तो लगा कि ये लोग अमेरिका को हरा ही देंगे, लेकिन जब फ्रांस साथ में आया अमेरिका के, तो जो अमेरिका की हार थी, वो जीत में बदलने लगी फ्रांस के आने से। उसके बाद 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्कटाउन पर अमेरिकी विजय प्राप्त हुई। ठीक है? इससे पहले अक्टूबर 1781 को किंग माउंटेन नामक एक स्थान था, वहां पर अमेरिका को विजय प्राप्त हुई, क्योंकि यॉर्कटाउन एक महत्वपूर्ण स्थान था और महत्वपूर्ण स्थान कहाँ चला गया था? अमेरिका के पास चला गया था और अमेरिका के पास जाने से जो जॉर्ज तृतीय था, उसने ये मान लिया था कि अब हमारी हार जो है वो निश्चित है और इसलिए उसने कहा था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। इसके बाद भी 2 वर्षों तक 1783 तक युद्ध चलता रहा, लेकिन जो इसके भाग्य का फैसला यॉर्कटाउन में ही हो गया था। ठीक? फिर युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद 1783 में पेरिस की संधि हुई, जिसे वर्साई की संधि भी कहते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। पेरिस की संधि एक 1763 में भी हुई थी, जो कि किसकी हार के कारण? फ्रांस की हार के कारण हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस में हुई थी, जहां की फ्रांस के उपनिवेश ब्रिटेन के पास चले गए थे। ये आपको याद रखना है कि फ्रांस के उपनिवेश 1763 में सबसे पहली संधि हुई पेरिस की 1763 में, जिसे पेरिस की संधि का नाम दिया जाता है। यह संधि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई। इसमें फ्रांस के जो उपनिवेश थे, अमेरिकी उपनिवेश भी और जो भारत के उपनिवेश भी थे, वो ब्रिटेन के पास चले गए थे। उसके बाद फिर 17 पूरे इसके एग्जैक्ट 20 साल बाद 1783 में दूसरी पेरिस की संधि हुई, जिसे हम वर्साई की संधि भी कहते हैं। ठीक है, वर्साई की संधि कहते हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है, 1783 वर्साई की संधि। और इस संधि के फलस्वरूप ही क्या हुआ था कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई, अमेरिका स्वतंत्र हुआ और फ्रांस को अपने उपनिवेश वापस मिले। पेरिस की संधि हो या वर्साई की संधि आपको याद रखनी है। पेरिस की संधि 1763 में भी है, लेकिन अगर 1783 भी ऑप्शन में आए तो आपको 1783 भी लगाना है। और ये जो 1783 की संधि है, ये मोस्टली वर्साई की संधि के नाम से एग्जाम में आती है। कि जब ये संधि हुई, उससे पहले क्या हुआ कि लगातार ब्रिटेन की हार हो रही थी और ब्रिटेन की हार के कारण जो वहां का प्रधानमंत्री था नॉर्थ था, उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, और उसके स्थान पर जो नया अधिकारी आया वो रोकिंघम आया। और जब संकट बढ़ने लगा, जब अमेरिका ज्यादा मतलब ज्यादा स्थानों को जीतने लगा, ज्यादा स्थानों पर अमेरिका की विजय होने लगी रोकिंघम के भी समय में, तो उसे भी अपने स्थान से त्याग पत्र देना पड़ा। और जब फिर प्रधानमंत्री बना शेलबर्न को प्रधानमंत्री बनाया गया इंग्लैंड का। इसके बाद जो वहां का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, रिचर्ड ओसवाल उसका नाम था। वो इंग्लैंड की तरफ से वार्ता करने के लिए, संधि वार्ता के लिए इंग्लैंड की तरफ से वो पेरिस गया। और क्योंकि पेरिस में पहले से ही बेंजामिन फ्रैंकलिन मौजूद था, और जो फ्रैंकलिन था वो चाह रहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ये चाह रहा था कि मुझे अमेरिका तो मिले ही, अमेरिका प्लस अमेरिका के साथ साथ में जो कनाडा है, कनाडा भी मुझे मिल जाए। ठीक है, इसके साथ साथ वो चाहता था कि मुझे जो न्यू फाउंडलैंड है, वहां मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए। लेकिन अब फिर देखिए, जो
फ्रांस ने जो अमेरिका को सहायता दी थी, वो अमेरिका की जो ये शर्त थी, इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता था कि इस पे फ्रांस चाहता था कि जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे जो मछली पकड़ने का अधिकार है, वो स्पेन को दिया जाए। अब इससे क्या हुआ? जो शेलबर्न था, जो ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री था, उसे लग गया, उसे पता चल गया कि देखिए जो यूएसए है, जो अमेरिका है, जो फ्रांस है, अमेरिका और फ्रांस में मतभेद गहराने लगे और यह संधि करने का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, सही समय है। ठीक है? कि ये संधि करने का सही समय है, क्योंकि इस समय अमेरिका और फ्रांस में मतभेद हो गया है और इससे इसी वजह से हम जो संधि है, संधि से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक? और इसलिए उसने अमेरिका के साथ जो उदार संधि शर्तें हैं, उदार शर्तों पर संधि करने की सोची। अब मैंने बता दिया आपको, अमेरिका स्वतंत्र हुआ, हालाँकि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं थी। अमेरिका की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, वो पूर्ण स्वतंत्रता 1793 तक मिली, ठीक है? 1793 के बाद अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। लेकिन इस समय 1783 की जो पेरिस की संधि है या फिर वर्साई की संधि है, इस संधि से अमेरिका एक तरह से स्वतंत्र हो गया। इस संधि का जो दूसरा परिणाम क्या हुआ, उसमें जो फ्रांस है, फ्रांस को सेनेगल और टोबैको, अमेरिका में जो जो 2 जगह थी, सेनेगल और टोबैको, ये दोनों अपने जो उपनिवेश है वो वापस मिल गए, प्लस जो भारत में उसने अपने उपनिवेश खोए थे 1763 की संधि से, ठीक है? सप्तवर्षीय युद्ध के बाद जो उसने अपने अपने उपनिवेश खोए थे, पुडुचेरी, माहे, यनम, कराईकल और चंद्रनगर, ये सब भी जो फ्रांस है, फ्रांस को वापस मिल गए। तो जो हमारी अमेरिका की क्रांति, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थी, वो हमने देख ली है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ली है, लेकिन मैं जो ये सभी संधियाँ हैं या ये जो सभी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं पूरा पार्ट जिसमें वर्ल्ड वार भी शामिल है, रूस की क्रांति भी शामिल है, समाजवाद भी शामिल है, इन सब की मैं अलग से दूसरी वीडियोज़ बनाऊँगी जिसमें जिसमें मैं बिल्कुल डीपली जो क्रांति है वो समझाऊँगी, उनके कारण, ठीक है? उनका महत्व, उनके प्रभाव क्या हुए, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल डीपली मैं अलग से एक सीरीज़ चलाऊँगी। उस सीरीज़ में वो वर्ल्ड हिस्ट्री की ही सीरीज़ होगी जो पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से होगी। उस सीरीज़ में मैं हर एक चीज़ आपको डीपली बताऊँगी। फिलहाल यहाँ मैं सिर्फ़ जो यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से जितनी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, वो चीज़ें आपको बता रही हूँ। हालाँकि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐड की हैं और वो ज़्यादा चीज़ें ऐड क्यों की हैं, ताकि मैं चाहती हूँ कि आपको पता रहे चीज़ों का, आप जो याद कर रहे हैं, वो याद करने के पीछे आपको तर्क क्या है, वो पता रहे, ताकि जो चीज़ें याद करनी है, याद करने में आसानी रहे। तो आज से हमारी ये जो अमेरिका की क्रांति है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ये हमारी कंप्लीट हुई। कल हम देखेंगे फिर रूस की क्रांति। रूस की क्रांति हम कल देखेंगे और रूस की क्रांति को भी हम 1-2 सेशन में ही कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा डीपली वहाँ पर नहीं जाएँगे। डीपली मैं अपनी जो दूसरी सीरीज़ चलाऊँगी, दूसरी सीरीज़ में मैं इन चीज़ों को डीपली डिस्क्राइब करूँगी आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।